यह समय हालांकि औद्योगिकरण से आगे बढ़ चुका, हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, इसकी भी अहमियत है। बावजूद इसके हमें अपने जड़ों तक जाना ही होता है और वह हमें अपने ग्रामीण परिवेश में ही मिलता है। इसलिए मैं ग्रामीण परिवेश पर एक बेहद महत्वपूर्ण कविता गांव का राम भरोसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे गांव के सिवान पर सूखी सी झोपड़ी नुमा दुकान में सुलगती भट्ठी के पास सूखी हड्डियों और बड़े पेट वाला सूखा सा जो आदमी बैठा है, ध्यान दीजिए, सूखी हड्डियों और बड़े पेट वाला सूखा सा जो आदमी बैठा है वही है राम भरोसे आदमी। 125 घरों के बीच सिर्फ उसी की है दुकान और उसकी दुकान में कोई दिखावा, कोई आडंबर, कोई भाव, कोई महंगाई नहीं, क्योंकि उसे इस दुकान के लिए कोई बड़ा किराया नहीं देना और ना ही उसे कोई बड़ा टैक्स चुकता करना है। मेरे इस छोटे से गांव में खैनी बीड़ी से लेकर चाय, चीनी, चावल, आटा और किरासन तेल तक इसी दुकान से जाता है। भट्टी के पास बैठ वह चाय तैयार करता है, फिर सस्ते बिस्कुटों के साथ परोस देता है ग्राहक को। राम भरोसे इस गांव का नहीं, कोई 30 साल पहले वह यहाँ आया और यहीं का होकर रह गया। सारा गांव उसे चिन्हता है और वह भी गांव के बच्चे बूढ़ों को पहचानता है। उसके दुकान से कोई चाहे तो 2 पैसे का गुड़ ले ले अथवा 2 रुपए का नमक खरीद ले, न तो उसे और न ही किसी गांव वालों को ठगने या ठगाने का अंदेशा बना रहता है। बाहर से आने वाला कोई भी आदमी हो या कुत्ता सबसे पहले उसी की दुकान पर रुकता और सुस्ताता है। वह राम भरोसे की चाय पिए अथवा कुछ न खाए पिए खरीदे राम रमौल कर आगे बढ़ लेता है। मगर आजकल परेशान है राम भरोसे बहुत, क्योंकि गांव के हर घर में घुस गई है राजनीति। कल तक जो आवारा नाकारा लफंगे लुटेरे कहलाते थे वह गांव के हीरो बन गए हैं। गांव गुटबंदियों में बिखरा जा रहा है और राम भरोसे देख रहा है शहर में हर जिन्स का दाम बुरी तरह बढ़ता जा रहा है। मगर राम भरोसे गांव की हालत देख अपने जिन्सों के दाम बढ़ा नहीं पाता और इसलिए उसकी दुकान खाली होती जा रही है और इसी के साथ वह भी भीतर से खाली हुआ जा रहा है। वह सोचता है जिस दिन नहीं रहेगा राम भरोसे साव, तब गांव वालों को लूटने पिटने के लिए 10 कोस दूर शहर में खुद को झोंकना और झींकना होगा और तब गांव वालों को बुरी तरह से याद आएगी गांव का राम भरोसे साव। मेरी एक नई कविता जो हाल में ही मैंने दिल्ली पर लिखी थी, वो उसको आप नए परिवेश में देख सकते हैं। हालांकि इसका कालखंड बहुत लंबा चौड़ा है, उसे कम शब्दों में समेटना थोड़ा कठिन है, बावजूद मैंने इसे समेटने का प्रयास किया है। दिल्ली सघन जंगलों से परिपूर्ण कभी यह खांडोप्रस्थ था। सघन जंगलों से परिपूर्ण कभी यह खांडोप्रस्थ था। पांडवों ने अपने बाहुबल से इसे इंद्रप्रस्थ बना दिया। जहाँ की शोभा और वैभव देख देवता भी ईर्ष्या करते थे।
इतिहास के चरणों ने जब पग बढ़ाए, इतिहास के चरणों ने जब पग बढ़ाए, समस्त चुनौतियों को स्वीकार करते चौहानों ने यहाँ साम्राज्य खड़ा किया। हजारों वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के रूप में अपनी शान शौकत दुनिया को दिखलाती रही दिल्ली। कुतुब मीनार के शिखर हिंद की कथा कहते रहे, लाल किले की प्राचीरें अपनी ताकत का एहसास दिलाती रहीं। अंततः अंग्रेज़ों को भी यही शरण लेनी पड़ी, अंततः अंग्रेज़ों को भी यही शरण लेनी पड़ी। लेकिन दिल्ली ने हर अवांछित तत्व की तरह उन्हें भी निर्वासित किया। राष्ट्रध्वज को आगे कर भारतीय अस्मिता को सम्मानित किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर दिल में धड़कती है दिल्ली। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर दिल में धड़कती है दिल्ली। हर भारतीय का स्वप्न यही शान से खड़ी रहे, बनी रहे दिल्ली, बनी रहे दिल्ली। धन्यवाद। तो यहाँ मेरी कुछ कविताएं प्रस्तुत की। विश्वास है कि आप सभी को यह पसंद आएगी। भाई हरिचंद बर्नवाल जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद सर।